सोफिया से यहाँ तक, और सुबह जो नीस से लेकर सोफिया और फिर यहाँ तक हमने सफ़र किया। तो काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन इस तरह जिस तरह पिंडी से ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है मुल्तान या सखर तक का, या उससे भी थोड़ा ज़्यादा मैं भी कैलकुलेट करूँगा। ये लिफ्ट से निकले हैं, मैंने कहा था यार इजी एक्सेस वाला कोई रूम मिल जाए। ये मेन रूम, किचन, सोफ़ा वगैरह, उस पर भी सोने की फैसिलिटीज़ मौजूद, टेबल, टीवी, और ये बाहर बालकनी भी है, होनी चाहिए, मैंने खुद भी नहीं देखी अभी तक। ये है बालकनी। ओ वाओ, ओ वाओ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नीस। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं तकरीबन। उठ के शावर वगैरह करके फ़्रेश होके नाश्ता किया है और अभी रेडी टू लीव। ये घर है जहाँ पे हम रह रहे थे। ये ग्राउंड फ्लोर फ्लैट, 3 फ्लैट हैं आई थिंक इस बिल्डिंग में, 2 नीचे और आई थिंक 2 ही ऊपर हैं, शायद 4 हैं, लेकिन वेरी नाइस, वेरी क्लीन फ्लैट। द होस्ट वाज वेरी गुड एज वेल। और रात को हम लेट आए, बेचारा हमारा वेट करता रहा, आया, फिर उसने गाड़ी अंदर पार्क करवाई है एंड एवरीथिंग। सो वो बहुत अच्छा था। वापसी पे भी हमने यहीं आना है, हमने सोचा है वापस भी आ रहे हैं। और उसके अलावा बस प्लानिंग के हिसाब से थोड़ा लेट हो गए निकलने में, मूड था 7 बजे निकलेंगे, लेकिन इस तरह के कामों में पता नहीं लगता, क्योंकि रश कल करने की कोशिश की काफ़ी ज़्यादा, मगर कर नहीं सके। और यहाँ लेट पहुँचे थे, यहाँ जब लेट पहुँचे थे तो फिर बहुत टायर्ड थे सारे। आज भी सुबह जल्दी उठे अपनी तरफ से। अगर बच्चों को सोने दिया जाता तो बच्चे मेरा ख्याल है 1-2 घंटे और आराम से सो सकते थे, लेकिन अभी कोशिश करेंगे कि वो गाड़ी में सो जाएं, क्योंकि आगे बॉर्डर है। अभी सीधा यहाँ से बॉर्डर की तरफ, और इंशाल्लाह बॉर्डर क्रॉस करके सोफिया में या सोफिया के बाद कहीं पर स्टे करेंगे थोड़ा ब्रांच वगैरह के लिए, और उसके बाद आगे टर्की की तरफ सफ़र कंटिन्यू कर देंगे। चलिए आपको साथ साथ अपडेट रखेंगे। बाकी ये घर था, इसमें रह रहे थे हम। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस व्लॉग को रियल रखूँ और रियल ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ बताऊँ। जिन जिन लोगों ने ट्रैवल करना है उनकी हेल्प के लिए बजट और बॉर्डर क्रॉसिंग्स के लिए कुछ लोग नर्वस होते हैं, बजट का सोचते हैं कि यार बजट कितना होगा कितना नहीं होगा, तो वो सब कुछ मैं इंक्लूड करूँगा रियलिटी के करीब करीब, क्योंकि आप सोचते कुछ हैं, निकलते हुए इन 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 रियलिटी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो साथ साथ आपको ये सब चीज़ें बताते रहेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं और आप आगे भी ये चीज़ें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कि मैं आगे भी आपकी ट्रैवलिंग में मदद कर सकूं। सर्बिया में हम ट्रैवल कर रहे हैं। सर्बिया जो कि यूगोस्लाविया होता था किसी ज़माने में, तो पहले यूगोस्लाविया था, फिर आस्ता आस्ता ब्रेक डाउन होता गया। इसमें से सबसे पहले स्लोवेनिया अलग हो गया, फिर क्रोएशिया अलग हो गया, फिर बोस्निया अलग हो गया, और उसके बाद मोंटेनेग्रो जो है वो अलग हुआ, और अभी कोसोवो ने इंडिपेंडेंस क्लेम कर ली है। कोसोवो ने, वो अभी क्लियर नहीं हुआ उनका, इसीलिए सर्बिया से जो आप कोसोवो वाला बॉर्डर है वो इस तरह ओपन नहीं है फुली पब्लिक के लिए। अगर आपने सर्बिया से कोसोवो इंटर नहीं हो सकते, आपको दूसरी तरफ से इंटर होना पड़ता है। यहाँ से डायरेक्ट नहीं है इनका एक्सेस, लेकिन अभी सिर्फ उस ओल्ड यूगोस्लाविया में से सिर्फ सर्बिया ही रह गया। बाकी तकरीबन काफ़ी कंट्रीज़ ने इससे इंडिपेंडेंस लेके अलग हो गई हैं। काफ़ी रशियन इन्फ्लुएंस है सर्बिया में, अभी भी लोग ऑलमोस्ट रशियन बोलते हैं काफ़ी लोग, और रशियन एक्सेंट की तरह ही इनकी ज़ुबान है, वो रशियन से मिलती जुलती।
अभी कल इस मोटरवे पे हमने सिटी की तरफ आते हुए ट्रैवल तो किया था, मगर रात का टाइम था, सो कोई व्यू कुछ भी नज़र नहीं आया। मगर अभी बड़ा प्यारा व्यू है, बहुत प्यारी मोटरवे, और मौसम क्लाउडी हुआ है, तो बादल आए हुए हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा और ही खूबसूरत लग रहा है। सामने पहाड़ों पे के साथ बादल टकरा रहे हैं, बड़ा अच्छा मंज़र यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें। और मोटरवे भी क्वाइट है, ये मोटरवे इनकी सीधी जाती है बुल्गारिया बॉर्डर की तरफ। सुबह तकरीबन 8:45 बजे का टाइम, और सोफिया का यहाँ से हमें रास्ता, मैंने जीपीएस में सिर्फ सोफिया लिखा है, सोफिया का हमें यहाँ से भी तकरीबन 150 किलोमीटर यहाँ से शो कर रहा है, 2 घंटे। लेकिन वो टाइम डिपेंड करेगा ऑब्वियसली बॉर्डर पे, कि बॉर्डर पे कितना टाइम लगता है हमें। अल्लाह करे कि बॉर्डर ज़रा जल्दी क्रॉस हो जाए, तो उसके बाद सोफिया जाके आप जो है था रेस्ट करेंगे, खाना शाना खाएंगे, और फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। और वापसी पे हम इंशाल्लाह डिफरेंट रास्ता लेंगे। वापसी पे हम बोस्निया और यानी कि ओल्ड यूगोस्लाविया, जिस तरह आपको पहले व्लॉग में बताया था, ओल्ड यूगोस्लाविया पूरा, और बाल्कन्स में जो सी कंट्रीज़ हैं वो सारी देखते देखते जाएंगे। स्लोवेनिया और क्या कहते हैं, बोस्निया और ऑस्ट्रिया, और उस साइड से हम होते हुए जाएंगे क्रोएशिया। क्रोएशिया में बीच वगैरह पर जाएंगे, बच्चों को बीच का बहुत शौक है, तो वो वापसी पर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आप देखिएगा, फ्रॉम टर्की टू स्कॉटलैंड, वो वाला उसमें हम करेंगे। बाकी इस ट्रिप में भी प्लानिंग जब हम कर रहे थे तो काफ़ी, हम 4 दोस्त थे जिन्होंने आना था। पहले हमारा बॉयज़ का प्लान था कि यार ट्रिप करते हैं पाकिस्तान तक, फिर पाकिस्तान तक का नहीं कर सके। कभी किसी एक का प्लान में प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी किसी दूसरे की प्लान में प्रॉब्लम आ जाती थी। 1-2 साल हम ट्राई करते रहे कि यार पाकिस्तान का ट्रिप करें, रोड ट्रिप करें। वो सिर्फ बॉयज़ का करना था, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर हमने कहा यार फैमिलीज़ के साथ टर्की का प्लान करते हैं, तो वो हमारा 4 फ्रेंड्स का था विद 4 फैमिलीज़। तो वो भी एंड पे एक दोस्त का मुश्किल हो गया, और दूसरा एक दोस्त हमारे साथ आया हाफ वे थ्रू, तो वो भी ठीक रहा हमारा सफ़र। और फिर भी अकेले भी अच्छा रहा सफ़र। अकेला तो नहीं था, फैमिली भी साथ थी, दोस्त भी आया मेरे साथ, अलग गाड़ी में ऑब्वियसली। तो बट उसकी फैमिली भी थी, उन्होंने भी तकरीबन हाफ वे तक वो हमारे साथ थे, हमारे साथ सफ़र किया उन्होंने। तो उससे आगे हमारा सफ़र अकेला था, और वापसी पे हमारा सफ़र ऑलमोस्ट सारा रास्ता ही अकेला होगा। लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा है कि हो गया ये ट्रिप। प्लानिंग करने में और प्रैक्टिकली सफ़र करने में काफ़ी फ़र्क है। प्लानिंग आप किसी चीज़ की करते हैं, सफ़र में ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं। लेकिन जब आप एक बार निकल जाएँ तो हो जाता है, यानी कि ऐसा नहीं है। ड्राइविंग की थोड़ी-सी आपको आदत होनी चाहिए, लॉन्ग ड्राइव्स की, और ड्राइविंग में मज़ा आए तभी रोड ट्रिप करने का भी मज़ा आता है। और डिफरेंट कंट्रीज़ से गए, डिफरेंट रोड्स पर गए, डिफरेंट सीनरीज़ थी, डिफरेंट व्यूज़ थे, बीच में डिफरेंट कल्चर्स भी आए। अभी टर्की में जा रहे हैं, वहाँ टोटली डिफरेंट कल्चर है। तो और इस तरह यानी कि 1 वीक में हमने 5-6 मुल्क देख लिए, और वापसी पे बल्कि ज़्यादा मुल्कों के सामने होके जाना, तो वो थोड़ा लंबा रास्ता है, तो ज़्यादा मुल्कों से होके जाना हमने, तो वो भी इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। तो जिसने ये ट्रिप प्लान करना है, अगर आपका मूड है रोड ट्रिप करने का, तो बस स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेकर। जी गाइस, वेलकम टू बुल्गारिया। बॉर्डर पे पहले चेक पोस्ट आई सर्बिया की, वहाँ प्रिटी स्मूथ था क्योंकि वो वहाँ से बस हम एग्ज़िट कर रहे थे। और फिर बुल्गारिया की चेक पोस्ट पे रश नहीं था, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया उधर। दोबारा हमारे फिंगरप्रिंट्स उन्होंने किए,
कहते हैं कि यूरोप इंटर होते हुए एक बार होने चाहिए फिंगरप्रिंट्स। हमारे आज तक वैसे कभी नहीं हुए यूरोप इंटर होते हुए। हम फ्रांस वगैरह आगे पीछे जाते रहते हैं, बेल्जियम यूरो टनल से अक्सर, फेरी से भी, तो कभी नहीं हुए। तो क्या पता मैं भी सिस्टम में नहीं थे, तो यहाँ फ्लैग हो गया कि फिर सारों को फिंगरप्रिंट्स करवाने पड़े, फैमिली को। उसमें काफ़ी टाइम लग गया। उसके अलावा ठीक थे बॉर्डर कंट्रोल वाले, आराम से। फिर आगे पुलिस चेक करती है कार डॉक्यूमेंट्स, आपके इंश्योरेंस, V5 और ड्राइविंग लाइसेंस। तो इंश्योरेंस प्रिंटेड होनी चाहिए। ये इंश्योरेंस को यहाँ ग्रीन कार्ड कहते हैं। इंश्योरेंस की जगह वो आपको कहेंगे ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ग्रीन कार्ड तो नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस ही होनी चाहिए। यूके की इंश्योरेंस मोस्टली यूरोप में चलती हैं, लेकिन फिर भी अपनी इंश्योरेंस से डबल चेक कर लेना चाहिए निकलने से पहले कि वो इंश्योरेंस आपकी कवर कर रही है कंट्रीज़ के नहीं, क्योंकि अब जो मेरी इंश्योरेंस है वो टर्की कवर नहीं करती। सो नेक्स्ट बॉर्डर पे मुझे बुल्गारिया से कंट्री आउट करने के बाद टर्की में एंट्री से पहले मुझे इंश्योरेंस बाई करनी पड़ेगी, लेकिन मैं वहाँ ऑन द स्पॉट ही बाई करूँगा, क्योंकि इंटरनेट पे मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा सा पैसों का फ़र्क होगा तो वहाँ से ही बाई कर लेंगे। बाकी विग्नेट आपको, जैसे आप सोफिया नहीं, जैसे आप बुल्गारिया में बॉर्डर से पहले, और क्या कहते हैं जो लास्ट कंट्री थी हमारी, सर्बिया और बुल्गारिया के बॉर्डर के दोनों के चेक पोस्ट के दरमियान शॉप्स आती हैं विग्नेट की, तो आप वहाँ से भी विग्नेट बाई कर सकते हैं। मगर अगर वहाँ से ना भी करें तो हमने पहले ही ऑनलाइन बाई कर लिया था 1 वीक का, क्योंकि हमने दोबारा टर्की रहने के बाद फिर हमने वापस भी आना है। सो फिर हमने वो बाई कर लिया था वापसी का भी। तो 1 वीक का चीप पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं है। 6-7 पाउंड उसकी फ़ीस है बुल्गारिया के विग्नेट की। और सर्बिया में अभी दोबारा टोल पे किया था, क्योंकि जो हमने नीस से लेके बॉर्डर तक मोटरवे ली थी वो टोल भी तकरीबन 5-6 पाउंड था। सो ओवरऑल सर्बिया क्रॉस करने के लिए आपके अराउंड 22-23 पाउंड्स लगेंगे टोल में। और उसके अलावा तो वेगनेट है नहीं है। और वेगनेट जो आगे बुल्गारिया का वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, आपको 1 वीक का मिल जाएगा 6-7 पाउंड्स का। तो अब आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं टुवर्ड्स सोफिया, आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। मौसम अभी तो फिर दोबारा स्कॉटलैंड वाला ही चल रहा है, हल्की हल्की बारिश और बादल, लेकिन रास्ता बहुत खूबसूरत। ये पूरा रास्ता ही खूबसूरत था। माउंटेन्स, स्मूथ रोड, माउंटेन्स, टनल्स थी काफ़ी ज़्यादा। और मैंने पीछे वीडियो बनाई है, आपने देखी होंगी, बीच में टनल्स थी, काफ़ी खूबसूरत टनल्स थी। और बस अब आगे चलते हैं, अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। जी भाई, बुल्गारिया में अभी हम सफ़र कर रहे हैं जो कि फुल शेंजन EU कंट्री हो गया अभी जनवरी 2026 के बाद। करेंसी भी इनकी यूरोज़ में कन्वर्ट हो गई है। उससे पहले तक ये अपनी करेंसी भी यूज़ कर रहे थे, साथ साथ यूरोज़ भी। अभी ये फुली मूव ऑन हो गए हैं यूरो पर। तो अच्छी बात यह है कि मोबाइल नेटवर्क भी यहाँ पर चल रहा है, तो वही EU रोमिंग में आता है अब ये। पीछे सर्बिया भी बहुत अरसे से कोशिश कर रहा है कि EU में आ जाए, लेकिन वही रशियन इन्फ्लुएंस की वजह से उसको EU में अभी तक फुली उन्होंने शामिल नहीं होने दिया। लिस्ट में है, लेकिन पता नहीं आएगा नहीं आएगा। आ जाए तो आसान हो जाए हमारे लिए ट्रैवलिंग, क्योंकि फिर हंगरी के बाद आपको बॉर्डर क्रॉस करके सर्बिया में घुसना पड़ता है, फिर बॉर्डर क्रॉस करके आपको बुल्गारिया में जाना पड़ता है। तो ये बॉर्डर क्लियर हो जाए दोनों ट्रैवलिंग के लिए क्योंकि आपके 2 बॉर्डर ऐड हो जाते हैं। बुल्गारिया में इंट्रेंस पर भी बॉर्डर था, और अब आगे टर्की की तरफ जा रहे हैं, वहाँ भी बॉर्डर होगा। तो देखते हैं क्या होता है।
सोफिया में स्टे कर लिया, खाना शाना खाया, फ्रोज़न योगर्ट बड़ा नाइस वो ट्राई किया, शॉपिंग सेंटर गए और फ्रेश वगैरह होकर अब यहाँ से अपना सफ़र जारी कर दिया है अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन तुर्की की तरफ। तकरीबन अभी इस टाइम 550 किलोमीटर और 6 घंटे से कुछ ऊपर का टाइम बता रहा है। तो ये एक लॉन्ग ड्राइव होगी आज हमारी, लेकिन इसमें ये भी है कि साथ साथ बॉर्डर भी है और बॉर्डर में अल्लाह करे कि टाइम ना लगे, लेकिन देखते हैं। सुना है कि ये बॉर्डर कहीं दफ़ा बहुत बिजी हो सकता है, 2-3 घंटे भी ले सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इतना ख्वारी ना करनी पड़े। जिस तरह पिछला बॉर्डर था वो जल्दी क्लियर हो गया, इसी तरह ये वाला भी क्लियर हो जाए। बाकी आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। गाइस अभी हमारा सफ़र जारी है। मौसम पिछले 100 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से काफ़ी ख़राब चल रहा है। इधर रोड पे काफ़ी ज़्यादा पानी है, सरफेस वाटर, उसकी वजह से स्प्लैश और काफ़ी ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ रही है। ट्रैफिक भी काफ़ी है इस रोडों पे, इस रूट पे ट्रक्स की, लॉरीज़ की, तो बस। लेकिन उसके अलावा सफ़र चल रहा है, जा रहे हैं। ये अभी टनल आई है बीच में, सोफिया से इस्तांबुल की तरफ जाते हुए ये पहली टनल है। ओके गाइस, हम बस ये पहुंचने लगे हैं बुल्गारिया तुर्किश बॉर्डर पे। पूरे रास्ते में वेदर बहुत ही ख़राब रहा, बारिश और तूफ़ानी बारिश कहीं पर तो मगर ये है कि सफ़र हो गया तय, अल्लाह का शुक्र है, आराम से। और अब बस ये बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। सामने आपको 3 झंडे नज़र आ रहे होंगे, एक यूरोपियन यूनियन का, एक बुल्गारिया का और दूसरी तरफ तुर्की का। सो आई थिंक यहाँ भी सेम होगा, पहले तुर्की वो बुल्गारिया की चेक पॉइंट होएगी, पासपोर्ट कंट्रोल, फिर उसके बाद सिक्योरिटी और उसके बाद तुर्किश बॉर्डर चेक और फिर सिक्योरिटी। सो अभी देखते हैं, अल्लाह करे सब कुछ सही जाए। इंश्योरेंस भी कार की बाई करनी है, उसमें भी शायद थोड़ा टाइम लगे। और उसके अलावा बस ये बॉर्डर में हम इंटर हो रहे हैं। ये पहली बॉर्डर चेक पोस्ट पर हम पहुंच गए हैं। बड़ी खुशी हो रही है, एक इत्मीनान या सुकून है कि तुर्की पहुंच गए हैं, क्योंकि इतनी कंट्री से हमने गुजर के आना था और इतने बॉर्डर्स क्रॉस करने थे। जिस तरह अगर आपने पिछले वीलॉग देखे हैं, कल रात हमने निश में गुजारी और फिर वहाँ से सर्बिया से आगे आज हमने सर्बिया से बुल्गारिया वाला बॉर्डर क्रॉस किया सुबह, वो भी ठीक था। अगेन एक नॉन ईयू कंट्री से ईयू में जा रहे थे। सो जैसा कि सर्बिया ईयू में नहीं है और बुल्गारिया ईयू में है, तो वही दोबारा न्यू सिस्टम है, एंट्री और एग्जिट सिस्टम यूरोप का। वो वहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह करने पड़ते हैं सारा, तो और बच्चों की पिक्चर्स होती हैं और एडल्ट्स के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो करके हम वहाँ से आगे सोफिया गए। अगेन बुल्गारिया भी हम इतना ज़्यादा विजिट नहीं कर सके, क्योंकि ये जो 2 कंट्रीज़ थी बीच में, सर्बिया और बुल्गारिया, इनमें इतना मैंने प्लान नहीं किया हुआ था रुकने का,
इनमें बस एक ओवरनाइट ही था क्योंकि ये इसमें इनमें से गुजरना ही था। लेकिन वो फिर अगर इनमें भी रुकते तो फिर वो ट्रिप बहुत ही लंबा हो जाता। अभी भी 3 टू 4 वीक्स का ट्रिप है। अभी देखते हैं कि वापस पहुंचने तक कितने दिन लगते हैं। सो अगर यहाँ भी हम स्टे करते तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता एक ट्रिप के लिए। तो लेकिन बुल्गारिया भी काफ़ी अच्छा मुल्क है घूमने फिरने के लिए। कल्चर काफ़ी मिक्स्ड है यहाँ पे, ग्रीक कल्चर और ओल्ड ओटोमन कल्चर, जिसको सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, उसका कल्चर यहाँ मिक्स होता है। और तो उसकी वजह से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तुर्की के साथ बॉर्डर है इसका, तो लेकिन फिर वहाँ से आगे बुल्गारिया से आगे ये अभी हमने बॉर्डर जो क्रॉस किया टर्की में, ये भी ठीक था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आके अभी हम इस्तांबुल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सफ़र पूरा कंप्लीट किया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पहुँच गए हैं। रास्ते में मिसेज़ की तबीयत भी काफ़ी ख़राब, तबीयत का बस वो आई थिंक एंग्ज़ायटी हो जाती है बंदे को कि घर से इतने दूर हैं, बच्चे भी साथ थे, तो क्योंकि मैं तो ड्राइव करता रहा ज़्यादा, फिर मिसेज़ ने बाकी चीज़ें वग़ैरह हैंडल करनी थी, बच्चे भी एंड एवरीथिंग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ फैमिली सारे सही रहे। बस वो काफ़ी लास्ट 2 दिनों से थोड़ा-सा था, लेकिन अभी इंशाल्लाह टर्की पहुँच के 3 दिन, 4 दिन, बल्कि 4 रातें, 4 या 5 रातें हम यहाँ स्टे करेंगे। तो ये है कि यहाँ पे हम फिर एक बार रिफ्रेश हो जाएँगे। टर्की में हम इंटर कर चुके हैं, अल्लाह का शुक्र। काफ़ी देर लग गई अगेन। वो कार इंश्योरेंस बाय करने का में टाइम लगा, उसके अलावा तो कोई ख़ास नहीं था। बैगेज क्लेम पे भी, लगेज पे भी चेकिंग नहीं हुई, काफ़ी गाड़ियों की हो रही थी वहाँ। मैंने तो कहा अल्लाह करे ना ही हो। और अभी मेरा ख्याल है असर की अज़ानें हो रही हैं, अज़ान सुन के बड़ा अच्छा लगा। साथ ही ये मस्जिद है सामने, आपको नज़र आ रही होगी। और बस अभी टर्की से बॉर्डर से निकल आए हैं और अब यहाँ से तकरीबन 3-3.5 घंटे का रास्ता इस्तांबुल की तरफ। तो बस आपको साथ साथ अपडेट रखेंगे। अल्लाह का शुक्र है इस बॉर्डर का था मुझे कि इंश्योरेंस वगैरह ये वो, लेकिन वो पहले बुल्गारिया का चेक पॉइंट था, वो भी आराम से हो गया। उसके बाद इसका चेक पॉइंट, बुल्गारिया के चेक पॉइंट पे दोबारा से फिंगर्स करने पड़े। मेरा ख्याल है वो वही मसला चल रहा है। लास्ट टाइम जो हम वापस आए थे फ्रांस से, उन्होंने हमारी एग्ज़िट स्टैंप नहीं की थी, इसलिए 2 दफ़ा फिंगर्स हमारे करने पड़े बुल्गारिया में, एंट्री पे भी और एग्ज़िट पे भी। तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन उसमें यह है कि कोई ख़ास बड़ा मसला नहीं था। यहाँ से इंश्योरेंस गाड़ी की बाई करनी पड़ी है, तकरीबन 78 यूरोज़ की एग्जैक्टली, बल्कि 78 यूरोज़ की इंश्योरेंस। 3 मंथ्स की इंश्योरेंस देते हैं आपको। 3 मंथ्स तो चाहिए नहीं होती, लेकिन 3 मंथ्स की इंश्योरेंस आपको ये प्रोवाइड करते हैं। यूरोप वाले की तरह कार की इंश्योरेंस होती है, ड्राइवर आप या आपके पार्टनर में से कोई भी गाड़ी चला सकता है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी सफ़र अपना कैरी ऑन करते हैं इस्तांबुल की तरफ। ओके गाइस, अभी हम 100 किलोमीटर रह गए इस्तांबुल से। तकरीबन 100 किलोमीटर का रास्ता रह गया, 1.25 घंटा दिखा रहा है। मोटरवे क्वाइट थी। तुर्की में स्पीड लिमिट तकरीबन 130 टू 140 है। किसी जगह मेंशन नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत देखने की कोशिश की कि किसी जगह लिखी भी हो, किसी जगह लिखी भी नहीं है। जब स्पीड लिमिट कम करनी पड़ती है तब साइन आ जाता है 100 का, 120 का, और उसके अलावा नेशनल स्पीड लिमिट का साइन है। नेशनल स्पीड लिमिट इनकी कई मोटरवेज पे 130 है, कईयों पे 140 है, जो कि काफ़ी फास्ट मोटरवे है। इवन फॉर मोटरवे काफ़ी फास्ट स्पीड है, लेकिन ठीक है, मोटरवेज इतनी बिजी भी नहीं है, सो आराम से ड्राइवेबल है ये स्पीड। और उसके अलावा मौसम अभी थोड़ा बेहतर है, 18-19 डिग्रीज टेम्परेचर हो गया है। जब हम निकले थे बुल्गारिया में तो बहुत ठंड थी और तूफ़ान और बारिश, लेकिन अभी यह है कि मौसम थोड़ा सा बेहतर लग रहा है और अभी हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। बाकी आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे।
जिस तरह अगर आपने पिछले वीलॉग देखे हैं या नहीं देखे तो रिकैप कर देता हूँ। वहाँ से ग्लासगो से हम चले न्यूकैसल, न्यूकैसल से हमने फेरी ली और फेरी से हम गए एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से हम जर्मनी। वो काफ़ी लंबा दिन था हमारा और जर्मनी में हम डसेल्डॉर्फ, फ्रैंकफर्ट से होते-होते हम पसाव पहुँचे। पसाव हमने स्टे किया, पसाव से हम निकले, वहाँ से हम आगे चले गए ऑस्ट्रिया। वेरी ब्यूटीफुल, बड़ा खूबसूरत था ऑस्ट्रिया तक में, वियना तक का सफ़र। वियना फिरे हैं लेकिन इतना नहीं घूम सके जितना था, क्योंकि हमने आगे स्टे बुदापेस्ट में लिया हुआ था रात का। तो अगर टाइम होता तो वियना को थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देते हम, लेकिन इंशाल्लाह देखेंगे। वियना तो इधर ग्लासगो से डायरेक्ट फ्लाइट्स भी जाती हैं, कभी वियना का सेपरेट टूर कर लेंगे। फिर वियना से आगे हम बुदापेस्ट गए, वहाँ नाइट क्रूज़ किया, सुबह उठे, वहाँ से हमने बलून फ्लाई और ज़ू की तरफ गए, वहाँ से निकले, बालग्रेड चले गए और सर्बिया का वो हमारा फर्स्ट बॉर्डर था, हंगरी से सर्बिया का। वहाँ थोड़ी-सी रश थी लेकिन पेपर वाइज़ एवरीथिंग वाज़ ओके। और उसके बाद बालग्रेड गए, बालग्रेड से रात को जाके हम निश पहुँचे। कल रात हमने निश में गुज़ारी और फिर वहाँ से सर्बिया से आगे आज हमने सर्बिया से बुल्गारिया वाला बॉर्डर क्रॉस किया सुबह। वो भी ठीक था। अगेन एक नॉन ईयू कंट्री से ईयू में जा रहे थे। सो जैसा कि सर्बिया ईयू में नहीं है और बुल्गारिया ईयू में है, तो वही दोबारा न्यू सिस्टम है, एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम यूरोप का। वो वहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह करने पड़ते हैं सारा। तो और बच्चों की पिक्चर्स होती हैं और एडल्ट्स के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो करके हम वहाँ से आगे सोफिया गए। अगेन बुल्गारिया भी हम इतना ज़्यादा विज़िट नहीं कर सके, क्योंकि ये जो 2 कंट्रीज़ थी बीच में, सर्बिया और बुल्गारिया, इनमें इतना मैंने प्लान नहीं किया हुआ था रुकने का। इनमें बस 1 ओवरनाइट ही था, क्योंकि ये इनमें से गुज़रना ही था। लेकिन वो फिर अगर इनमें भी रुकते तो फिर वो ट्रिप बहुत ही लंबा हो जाता। अभी भी 3 टू 4 वीक्स का ट्रिप है। अभी देखते हैं कि वापस पहुँचने तक कितने दिन लगते हैं। इस्तांबुल पहुंच गए हैं। दुनिया के बिजी तरीन शहरों में से एक शहर। काफ़ी देर लगी सिटी तक पहुंचने में। बहुत बड़ा शहर है। ड्राइविंग का मेरा इस्तांबुल में पहला एक्सपीरियंस है। पहले मैं आया हुआ हूँ काफ़ी बार, लेकिन ड्राइव करके कभी इंटर नहीं किया, जहाँ से लैंड ही किया है। तो बहुत बिजी। अभी हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर्स अवे हैं। 5 मिनट में इंशाल्लाह अपनी रिहाइशगाह पर हम पहुँच जाएंगे। और उसके अलावा सफ़र सही रहा हमारा। बॉर्डर चेक पोस्ट पे बस थोड़ी देर लगी कराने में, इंश्योरेंस वगैरह कराने में। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सफ़र हमारा साथ सही रहा। तुर्की इंटर होने के बाद बारिश भी नहीं थी, मौसम भी अच्छा था। और अभी मेरी कोशिश यही थी कि हम पहुंच जाएं यहाँ पर शाम को अंधेरा होने से पहले, क्योंकि एक नई सिटी में ड्राइव कर रहा था सब कुछ। मैंने कहा चलो अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएं, आराम से सामान रख लें। तो अभी बिल्कुल मगरिब के टाइम हम पहुंच गए हैं। तो ठीक हो गया सारा सफ़र। सोफ़िया से यहाँ तक और सुबह जो नीस से लेकर सोफ़िया और फिर यहाँ तक हमने सफ़र किया। तो काफ़ी लंबा सफ़र था। लेकिन इस तरह जिस तरह आप पिंडी से ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है मुल्तान या सखर तक का, या उससे भी थोड़ा ज़्यादा, मैं भी कैलकुलेट करूँगा कितने किलोमीटर बनता है ऑल टुगेदर, बिकॉज़ अभी तो तकरीबन 545 है। लेकिन ये 545 सिर्फ उधर से है। सोफ़िया से 550 किलोमीटर सोफ़िया से लेकर इस्तांबुल तक गए। लेकिन सुबह हमने इससे पहले भी सफ़र शुरू किया था नीस से सोफ़िया तक का, तो वो भी मेरा ख्याल है 200-250 किलोमीटर वो भी था। तो अगर वो हम बीच में ऐड करें तो ये 600-700-800 किलोमीटर बन जाता है। यानी कि मैं ख़ुद पिंडी का हूँ, तो पिंडी से लाहौर और लाहौर से वापस
इतना सफ़र तकरीबन, वो भी वाया मोटरवे, तकरीबन इतना सफ़र एक दिन में तय किया है। लेकिन ठीक रहा, सवाए बुल्गारिया की बारिश और तूफ़ानी मौसम था रास्ते में, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आगे घर पहुंच के आपको घर दिखाते हैं। ये गाइस हमारा होटल है, अभी यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा, ये इसका नाम है। और अभी बस रिसेप्शन वाले का वेट कर रहे हैं चेक इन करने के लिए। नीचे इनकी सिक्योर पार्किंग थी, जो कि आई थिंक किस तरह आप गाड़ी पर ड्राइव कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी ये सेंटर से पास ही है, इतना दूर नहीं है ब्लू मॉस्क एंड एवरीथिंग से। सो ये ऊपर रूम हमें अभी मिल गया है, ये सेकंड फ्लोर पर है, ये लिफ्ट से निकले हैं। मैंने कहा था यार इजी एक्सेस वाला कोई रूम मिल जाए, नहीं तो इतना बड़ा होटल है, बंदा घूमता फिरता रहता है। ये सामने रूम्स हैं, सामने ही बिल्कुल लिफ्ट से हमें नंबर 35 दे दिया है। ये एंट्रेंस, और एंट्रेंस से अगर हम लेफ़्ट पर जाएं तो कबर्ड्स, 3 कबर्ड्स, एक टॉयलेट, ये सिर्फ टॉयलेट है, इसमें शावर नहीं है। ये एक और कबर्ड, जूते वगैरह पड़े हुए हैं ऑलरेडी। ये मेन रूम, किचन, फ्रिज, सोफ़ा वगैरह, उस पर भी सोने की फैसिलिटीज़ मौजूद, टेबल, टीवी, उधर वॉशिंग मशीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम 5-6 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, सो कपड़े वगैरह धुल जाएंगे। वेरी गुड। ये अगेन डबल बेडरूम, साथ एक सिंगल बेडरूम, परफेक्ट। कबर्ड अगेन, और इस तरफ जाते हैं हम, अगेन टॉयलेट, ये वाला स्टैंडिंग शावर। अमेजिंग, मुझे तो अच्छा लग रहा है रूम। और ये बाहर बैल्कनी भी है, होनी चाहिए, मैंने खुद भी नहीं देखी अभी तक। ये है बैल्कनी, ओ वाओ, बिग बैल्कनी। और इतना ज़्यादा व्यू नहीं है, लेकिन व्यू है टुवर्ड्स द राइट, काफ़ी ज़्यादा व्यू है। आगे ये सारा, साथ बाकी लोगों की भी बिग बैल्कनीज़, ऊपर ये रोड। तुर्की आते हुए एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, काफ़ी हिल वाला सिटी है, यानी कि पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है। सो हर रोड, हर गली, इस तरह आप सामने भी देख रहे हैं, आपने पीछे मेरी वीडियोस में भी आते हुए भी यहाँ देखा कि चढ़ाइयाँ उतराइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप के पास सामान है या बच्चे हैं तो आप ये चीज़ अकाउंट फॉर करें कि सामान हो, अगर गाड़ी दूर पार्क कर रहे हैं तो सामान व्हील्स वाला हो जाए। हमारे तो चलो नीचे पार्किंग बुक थी तो सामान ऊपर लिफ्ट से ले आए, इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैसे इधर अकाउंट फॉर करना चाहिए कि ऊपर नीचे आपको चलना पड़ सकता है, सामान के साथ भी पैदल काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि मेरा भी अब इरादा यही है कि आगे 3 दिन गाड़ी इधर पार्क रहने दें और आगे पीछे लोकल ट्रांसपोर्ट या टैक्सी पर ही जाएं। एक तो यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ऊपर से मुझे भी थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाएगी। चलें आपको आगे अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। अभी चेंज करते हैं, खाना शाना खाते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।